जिस पर माँ गंभीर आवाज में आगे कहती हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वुनी एक लड़का है और उसका हमारे परिवार से कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है। हमारे घर में इतनी बेटियां हैं, इसलिए उसका यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि वह बाहर जाकर रहेगा। ये सुनते ही ट्रान वो पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि ट्रान परिवार का असली बेटा वापस आते ही सबसे पहले उसी को घर से बाहर भेज दिया जाएगा। जिस पर उसका पूरा शरीर ऐसे हो जाता है जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। अगले ही पल वह आंखें बंद करता है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज सुनते ही ट्रान हुआंग घबराकर उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन पिता उसे एक तरफ धकेल देते हैं। फिर बेहद सख्त लहजे में आदेश देते हैं, कोई है, वुनी को नीचे ले जाओ, मैं खुद उसे उसके नए घर छोड़कर आऊंगा। असल में ट्रान वो बेहोश नहीं हुआ होता है, वह सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रहा होता है। जिस पर वह आंखें बंद किए हुए मन ही मन बड़बड़ाता है, माँ पापा, मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे इतनी शर्म आती है कि मेरा मन करता है वहीं जमीन में गड़ जाऊं। हे भगवान, यह कैसा इंसान है, अभी अभी नकली बेहोश हुआ है और तुरंत सपने में बड़बड़ाना भी शुरू कर दिया। यह तो हद से ज्यादा बेवकूफी वाली बात है। जिस पर माँ भी ट्रान वू को सिर से पैर तक देखती हैं। आखिर में उनके मुंह से सिर्फ एक भारी सांस निकलती है। कुछ देर बाद जब ट्रान वू को लगता है कि उसे कार की पिछली सीट पर लिटा दिया गया है, तो वह धीरे से आंखें खोल देता है। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि माँ भी उसे छोड़ने साथ आएंगी। उसी वक्त माँ पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती हैं और संयोग से दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं। जिस पर ट्रान वू तुरंत दोबारा आंखें बंद करना चाहता है, लेकिन उससे पहले माँ पूछ बैठती हैं, मुनी, क्या तुम हुआंगनी को पसंद करते हो? यह कहते हुए माँ चुपचाप अपनी जेब में रखे फोन का रिकॉर्डिंग बटन भी ऑन कर देती हैं। जिस पर ट्रान वो आंखें लाल करते हुए सोचने का नाटक करता है। फिर कहता है, माँ, बेशक मैं उन्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा पसंद करना सिर्फ एडमिरेशन है। मैं बड़ी बहन की इज्जत करता हूँ। ये वैसा प्यार है जैसा फैमिली मेंबर्स के बीच होता है। मेरे मन में उनके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है। यह सुनकर माँ जैसे राहत की सांस लेती हैं। फिर वह पूछती हैं, तो दूसरी बहन और तीसरी बहन के लिए भी तुम्हारी फीलिंग यही है? ट्रानवू को लगता है कि उसने सही जवाब पकड़ लिया है। जिस पर वह जल्दी से सिर हिलाकर कहता है, जी माँ, मेरी तीनों बहनें मुझे बहुत पसंद हैं। उनमें कोई पहले या बाद में नहीं है, तीनों बराबर हैं और पहले नंबर पर हमेशा आप और पापा हैं। उसकी बात सुनकर माँ का दिल थोड़ा भर आता है। फिर वह धीरे से कहती हैं, वुनी, माँ भी तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुमने अपनी बड़ी बहन का व्यवहार भी देख लिया है, इसलिए तुम्हारा बाहर रहना जरूरी है। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम कोई गलत काम नहीं करते और जियांग फा के साथ अच्छे से रहते हो, तब तक तुम हमारे परिवार के लूक थिया गिया ही रहोगे। माँ की बात सुनकर ट्रान वो आखिर राहत की सांस लेता है। साथ ही मन सोचने लगता है कि भविष्य में वह कैसे मुझे परिवार से निकलवाएगा, कैसे मुझे सबकी नजरों में गिराएगा। लेकिन वह बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाता कि माँ पूरे समय उसके चेहरे के भाव देख रही होती हैं। जिस पर माँ के दिल में गहरी निराशा पैदा होने लगती है। उन्होंने जो कार्ड उसे देने का सोचा था, अब वह फैसला भी बदल देती हैं। करीब 1 घंटे से ज्यादा सफर के बाद कार एक लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने रुकती है। लेकिन जैसे ही ट्रान वो देखता है कि यह कोई विला नहीं बल्कि अपार्टमेंट है, उसका चेहरा तुरंत उतर जाता है। उसी समय एक महिला मैनेजर आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोलती है। नमस्ते मैडम। नमस्ते लुक थ्यू गया, मैं उस फ्लोर की मैनेजर हूँ जहाँ आप रहेंगे। मेरा सरनेम हाँ है, अगर कभी कोई जरूरत हो तो आप सीधे मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। लेकिन ट्रान वू वह कार्ड लेने के बजाय सीधे माँ से लिपट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। माँ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। जिस पर मैनेजर हाँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, लुक थ्यूजिया, हमारा यह एरिया बहुत सुरक्षित है। अगर आपको अकेलापन महसूस हो तो आप अपने नेबर्स से दोस्ती कर सकते हैं। आपके आसपास लगभग सभी युवा पुरुष रहते हैं, उनमें कई आपकी उम्र के भी हैं। मुझे यकीन है कि आपकी उनसे अच्छी बनेगी। यह सुनकर माँ धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाती हैं, फिर उसे अपने से अलग कर देती हैं। साथ ही मैनेजर हा को आंखों से इशारा करती हैं, जिस पर मैनेजर हा तुरंत ट्रान वू को एक तरफ ले जाती हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर माँ वापस कार में बैठ जाती हैं। दरवाजा लॉक करते हुए वह कहती हैं, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें इंडिपेंडेंट होना भी सीखना चाहिए। माँ को अभी कुछ जरूरी काम है। इतना कहकर वह ट्रान वू को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं देती। जिस पर ड्राइवर भी तुरंत कार स्टार्ट कर देता है। कार को दूर जाते देख ट्रान वू की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह मुट्ठियां भींचकर कार को घूरता रहता है। उधर मैनेजर हा अभी भी वही रहस्यमयी मुस्कान बनाए रखती हैं। फिर कहती हैं, सेकंड यंग मास्टर, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। जिस पर ट्रान वो नाराज होकर कहता है, ठीक है। लेकिन मैनेजर हा के चेहरे की मुस्कान जरा भी नहीं बदलती। दूसरी तरफ माँ जब घर वापस पहुंचती हैं, तब उन्हें हल्का चक्कर सा महसूस होने लगता है। अगर ट्रान वू और बड़ी बेटी ने उन्हें इतना गुस्सा न दिलाया होता तो शायद वह खाना छोड़े बिना नहीं रहती। जिस पर पहली बार माँ के दिल में थोड़ी उदासी पैदा होती है। तभी एक नौकरानी आगे आकर कहती है, मैडम, सेकंड मिस, थर्ड मिस और यंग मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। वे आपके साथ खाना खाना चाहते हैं। यह सुनते ही माँ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती हैं। जो दिल पूरे दिन ठंडा पड़ा था, उसमें अचानक गर्माहट लौटने लगती है। आखिर पहले परिवार में ऐसा माहौल कहाँ था? जिस पर उनके मन में सिर्फ एक ही जवाब आता है, शायद इस घर में कुछ सचमुच बदल रहा है। इसके बाद वह तेजी से डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ जाती हैं। उधर लिविंग रूम में हम तीनों बड़े मजे से अभी अभी देखे गए फॉरबिडन लव ड्रामा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। असल में हम माँ का इंतजार नहीं कर रहे होते, बल्कि पापा गुस्से में वापस कंपनी
कंपनी चले गए थे। बड़ी बहन भी पता नहीं कहाँ चली गई थी और हम लोग ड्रामा देखने में इतने बिजी थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। एक एपिसोड खत्म होने के बाद ही हम वापस बाहर आए थे। तभी तान तिन माँ को देखकर थोड़ा घबरा जाती है। माँ, आप वापस आ गई? जिस पर माँ बेहद नरम मुस्कान के साथ कहती हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे ना, चलो खाना लगाओ। यह सुनकर ट्रांतिन हैरान हो जाती है। इंतजार? कौन सा इंतजार? हम तो अभी। वह आगे कुछ कह पाती उससे पहले मैं उसका मुंह बंद कर देता हूँ। फिर मुस्कुराते हुए कहता हूँ, मेरी प्यारी बहन, यह बात नहीं बोलनी है, वरना कहीं माँ को पता चल गया कि हम उनका इंतजार नहीं कर रहे थे तो फिर बेवजह नई खबर बन जाएगी। जिस पर ट्रांतिन तुरंत समझ जाती है और चुप हो जाती है। इसके बाद हम चारों साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाना खत्म होने के बाद पूरा परिवार साथ में बाहर टहलने निकल जाता है। जैसे ही मैं वापस पहुंचता हूं तभी ट्रान हुआंग बाहर खाने का सामान ढूंढने निकलता हुआ दिखता है। जिस पर मैं ताना मारते हुए कहता हूं, अरे ये तो वही प्योर लव वॉर गॉड है ना। मैंने सुना है कि मुझे यहाँ रुकने देने के लिए तुमने ही मॉम डैड को समझाया था, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मान लूंगा। मेरा भाई तो सिर्फ ट्रानवू ही है। जिस पर वह तुरंत पलटकर जवाब देता है, तो फिर मैं भी तुम्हारा भाई बनना नहीं चाहता। यह सुनकर मॉम अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी रात अपनी बड़ी बेटी के लिए साइकोलॉजिस्ट बुलाने का सोचने लगती हैं। वहीं ट्रान ख्वांग और ट्रान तिन घबराकर पीछे हटती हैं और जल्दी से उसे समझाने लगती हैं, छोटे भाई ध्यान से सुनना, हम बड़ी बहन जैसे नहीं हैं, हम इतने भी वियर्ड नहीं हैं। जिस पर ट्रान हुआंग के पास पहली मंजिल पर रुकने की भी हिम्मत नहीं बचती और वह खाना उठाकर सीधे दूसरी मंजिल पर अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। इसके बाद मॉम मेरी तरफ देखकर कहती हैं, फार्म फार्म, मुझे एक पार्टी में जाना है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कुछ दोस्तों से मिलो। जिस पर मैं आराम से जवाब देता हूँ, ठीक है तो फिर चलते हैं। अगली सुबह जल्दी ही एक मेड मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाती है। जिसके बाद खाने की टेबल पर मॉम बड़े प्यार से पूछती हैं, फार्म फार्म, कल रात अच्छी नींद आई थी ना? जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, जी काफी अच्छी थी, यहाँ का बिस्तर बहुत कंफर्टेबल है। ये सुनकर मॉम आगे कहती हैं, थोड़ी देर में कोई तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आएगा, उनमें से जो पसंद आए वह चुन लेना। मैं सिर हिलाकर हामी भर देता हूँ, लेकिन मन ही मन सोचता हूँ, यार अमीर लोगों की जिंदगी सच में अलग ही होती है। फिर मॉम कहती हैं, तुम्हारे लिए बैंक कार्ड भी बन गया है, हर महीने उसमें 5 लाख युआन ट्रांसफर किए जाएंगे। थोड़ी देर में कोई वह कार्ड भी लेकर आ जाएगा। जिस पर बाहर से तो मैं शांत बना रहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर 1000 बार खुशी से चिल्ला रहा होता हूँ। फिल्मों में तो करोड़ों देखकर भी कुछ खास नहीं लगता, लेकिन असल जिंदगी में 5 लाख युआन मेरे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। खाना खत्म होते ही मेकअप आर्टिस्ट जल्दी से मेरे पास पहुंचता है और मुझे अच्छे से तैयार करने लगता है। जिसके बाद मैं एक शानदार आउटफिट पहनता हूं और पूरा लुक ही बदल जाता है। यह देखकर मॉम खुद को रोक नहीं पाती और तारीफ करते हुए कहती हैं, सच में बिल्कुल ओल्ड चेन की तरह दिखता है, कमाल है। इसके बाद ज्यादा देर नहीं लगती और पार्टी में जाने का समय आ जाता है। जैसे ही हम टी गार्डन पहुंचते हैं, वहां पहले से ही 3 अमीर महिलाएं दरवाजे पर खड़ी हमारा इंतजार करती दिखती हैं। जिस पर मॉम मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करती हैं और कहती हैं, वैसे मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवा दूं, यह मेरा बेटा जियांग फैन है। फिर वह आगे समझाती हैं, बचपन में इसकी तबीयत काफी कमजोर थी, इसलिए हमने एक मास्टर से फॉर्च्यून रीडिंग करवाई थी। उन्होंने कहा था कि इसे गांव में पालना चाहिए ताकि यह ब्लेसिंग्स जमा कर सके। अब इसकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए हम इसे वापस घर ले आए हैं। यह सुनकर उन महिलाओं को सब समझ आ जाता है। अच्छा तो बात ऐसी है, फामनी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, बहुत अच्छा बच्चा है। हमें पता नहीं था कि आज ये भी आएगा, इसलिए कोई खास गिफ्ट तैयार नहीं कर पाए, बाद में थोड़ा टी जरूर ले जाना। उसी समय मैडम रुओ, जो लिपस्टिक लगा रही होती हैं, अचानक पूछती हैं, फामनी तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? यह सुनते ही मॉम का दिल धक से रह जाता है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि मैंने सिर्फ वोकेशनल कॉलेज से हेयर कटिंग सीखी थी और ग्रेजुएशन के बाद अपने फॉस्टर फादर की छोटी ग्रोसरी शॉप संभाली थी। लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहते हुए मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, मैं तो पहले ही ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। जिस पर मैडम रुओ होंठ से कोड़ती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि यह लड़का शायद कोई खास टैलेंटेड नहीं है। फिर वह हार नहीं मानती और दोबारा पूछती हैं, अगर ग्रेजुएशन हो चुकी है तो अभी क्या काम करते हो? यह सुनकर मॉम के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देने लगती है। वह बात बदलने ही वाली होती है कि तभी मैं आराम से जवाब देता हूँ, मेरा काम काफी सिंपल है, मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ और एक इलाके के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का मैनेजमेंट करता हूँ। जिस पर मैडम मेरी तुरंत तारीफ करते हुए कहती हैं, वाह बहुत बढ़िया, इतनी कम उम्र में बिजनेस भी शुरू कर दिया। मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस डैड मुझे पहले से एक्सपीरियंस दिलाना चाहते थे, इसलिए जल्दी ट्रेनिंग शुरू करवा दी। लेकिन मेरी यह बात उन तीनों महिलाओं के कानों में कुछ और ही बन जाती है। उन्हें लगता है कि मेरे पिता मुझे बहुत महत्व देते हैं, इसलिए पहले ही मेरे लिए कंपनी खुलवा चुके हैं और मुझे फ्यूचर हेयर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मॉम, जो पूरी सच्चाई जानती हैं, पीछे खड़ी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही होती हैं। इसके बाद कुछ देर में सभी लोग साइट सीइंग इलेक्ट्रिक कार में बैठकर घूमने निकल जाते हैं। कुछ मिनट बाद टी रूम के अंदर लकड़ी की मेज के पास एक खूबसूरत लड़की बैठी दिखाई देती है। उसके लंबे बाल पोनीटेल में बंधे होते हैं और वह किसी भी समय इन अमीर महिलाओं के लिए नई चाय बनाने को तैयार बैठी रहती है। जैसे ही सब लोग बैठते हैं, वह पोनीटेल वाली लड़की हल्का सा मुस्कुराती है और अपने फोन पर टाइप करने लगती है। मैं आज शहर के कुछ नए अमीर लोगों
लोगों से मिली हूँ, खासकर चेन फैमिली वाली आंटी से। उनका बेटा तो दिखावा करने का बादशाह है। उन्हें तो सिर्फ साधारण ग्रीन टी दी गई थी, लेकिन वे लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वेस्ट लेक लॉन्गजिंग पी रहे हों। उनका टी पीने का तरीका देखकर तो मुझे हंसी ही आ रही है। उधर जियांग फैन को प्यास लगती है और वह एक के बाद एक कई कप चाय पीता जाता है, लेकिन तभी उसे अचानक एक अजीब सा एहसास होने लगता है, जिस पर वह मॉम से कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम होकर आता हूँ। इसके बाद वह उस खूबसूरत लड़की के पास जाकर पूछता है, हेलो, वॉशरूम किधर है? लड़की चारों तरफ नजर घुमाती है और कहती है, पहली बार आने वालों को ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, चाहो तो मैं आपको वहां तक ले चलती हूँ। जिस पर मैं जल्दी से उसके पीछे चल देता हूँ और सीधा वॉशरूम में घुस जाता हूँ। जब मैं अंदर अपनी परेशानी खत्म कर रहा होता हूँ, तब वह पोनीटेल वाली लड़की फिर से अपने फोन पर टाइप करने लगती है, भैया, चैन फैमिली का जो नया बेटा वापस आया है ना, वो तो बिल्कुल मैनर्स नहीं जानता। मैंने उसकी मदद की, लेकिन उसने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। कुछ देर बाद मैं बाहर निकलता हूँ और मुस्कुराकर कहता हूँ, थैंक यू ब्यूटीफुल लेडी। जिस पर पोनीटेल वाली लड़की जवाब देती है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। फिर वह अचानक पूछती है, वैसे आपने कहा था कि अच्छी टी पीकर उसका टेस्ट समझ में आ जाता है, तो आपको अभी वाली टी कैसी लगी? मैं बिना झिझके जवाब देता हूँ, सच कहूँ तो मुझे वह कुछ खास नहीं लगी, लेकिन मॉम वहां बैठी थी, इसलिए उनकी इज्जत रखने के लिए मुझे अच्छा होने का नाटक करना पड़ा। यह सुनकर पोनीटेल वाली लड़की बिलियन हैरान रह जाती है, जिस पर वह दोबारा पूछती है, तो फिर आपके हिसाब से कौन सी टी सच में अच्छी होती है? और यह सुनते ही मैं बिना एक पल सोचे तुरंत जवाब देता हूँ, ज्यादातर मिल्क टी की वैरायटीज मुझे पसंद है। यह सुनते ही ब्यूइली आन हैरानी से मुझे देखती है और कहती है, यंग मास्टर ट्रान, आप मजाक कर रहे हैं क्या? जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, मैं मजाक क्यों करूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कभी मिल्क टी पी ही नहीं है? यह सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ कि यह लड़की भी काफी बेचारी है। जितना भी पैसा कमाती होगी, शायद सब घर भेज देती होगी, खुद पर खर्च करने तक का मन नहीं करता होगा। वहीं BUILYAN मेरे चेहरे पर अजीब सी नजर देखकर और ज्यादा चिढ़ जाती है। इसके बाद मैं अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता हूँ, अगर कभी नहीं पी है तो आज मैं पिलाता हूँ, देखो जो पसंद हो वो ऑर्डर कर लो। जिस पर ब्यूइली आन मुझे नीचा दिखाने के इरादे से बिना किसी झिझक के सबसे आकर्षक दिखने वाली मिल्क टी चुन लेती है। मैं अपनी दाहिनी आंख झपकाते हुए कहता हूँ, डिलीवरी आने में करीब 20 मिनट लगेंगे, बाद में हम दोनों साथ चलकर ले आएंगे। यह सुनकर बिलियन मेरे उस मीठे व्यवहार को देखकर थोड़ा सस्पिशियस हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि कहीं उसकी पहचान तो सामने नहीं आ गई। इसके बाद हम दोनों वापस टी रूम में लौट आते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, मैडम रुओ जानबूझकर पूछती हैं, अरे हाँ, आज वुनी को साथ क्यों नहीं लाई? जिस पर मैं लापरवाही से जवाब देता हूँ, मेरा छोटा भाई आज बिजी है। यह सुनते ही मैडम रुओ को कुछ याद आता है और वह अचानक पूछ बैठती हैं, वैसे एक बात पूछनी थी, फानी का सरनेम जियांग क्यों है? मैं दोनों हाथ जोड़कर गंभीर चेहरा बनाता हूँ और कहता हूँ, आंटी, क्या आप सच में जानना चाहती हैं? जिस पर वह उत्सुकता से कहती हैं, बिल्कुल, मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। फिर मैं रहस्यमय अंदाज में कहना शुरू करता हूँ, असल में बचपन में मेरी किस्मत बहुत कमजोर थी। मैं इतनी बड़ी दौलत का भाग्य नहीं संभाल सकता था, इसलिए हेवनली डाउ को धोखा देने के लिए मॉम डैड ने मुझे एक साधारण परिवार के पास भेज दिया, और वही परिवार मेरी किस्मत बदलने के लिए चुना गया था। मेरी बात सुनकर वहां मौजूद तीनों महिलाएं पूरी तरह स्टंट रह जाती हैं। वहीं पास बैठी बिलियन हंसी रोकते रोकते लगभग फटने वाली होती है। वह मन ही मन सोचती है कि चैन फैमिली का यह यंग मास्टर कहानी बनाने में भी जीनियस है। उसी समय जियांग फैन का फोन बज उठता है, जिस पर मैं तुरंत खड़ा होकर बिलियन को साथ खींचता हूँ और बाकी लोगों से कहता हूँ, मैं बाहर से अपना खाना लेकर आता हूँ। इसके बाद हम दोनों बाहर पहुंचते हैं। मैं मिल्क टी का कप उसके सामने बढ़ाते हुए कहता हूँ, ये लो। हालांकि बिलियन को उस रंग बिरंगे ड्रिंक को देखकर साफ लग रहा होता है कि यह बिल्कुल हेल्दी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह उसे ले लेती है। वह मन ही मन सोचती है कि बस एक छोटा सा सिप लेगी, अगर खराब लगा तो सीधे जियांग फैन के चेहरे पर थूक देगी। जिस पर वह किसी शहीद की तरह आंखें बंद करके एक घूंट पीती है, लेकिन अगले ही पल ठंडी स्ट्रॉबेरी की खुशबू और क्रीमी मिल्क का स्वाद उसके पूरे मुंह में फैल जाता है, जिस पर वह लगातार पीती चली जाती है और देखते ही देखते आधे से ज्यादा कप खत्म कर देती है। फिर वह स्ट्रॉ बाहर निकालकर संतुष्टि भरी सांस छोड़ती है। इसके बाद वह तुरंत अपने चैट ग्रुप में मैसेज टाइप करती है, दोस्तों, मिल्क टी सच में कमाल की चीज है। फिर दोनों वापस टी रूम में लौट आते हैं, लेकिन इस बार कमरे के अंदर ट्रान वो भी बैठा हुआ दिखाई देता है, जिस पर मैं बिना कोई रिएक्शन दिए अपनी सीट पर वापस बैठ जाता हूँ। अभी मैं ठीक से बैठा ही होता हूँ कि ट्रान वो बनावटी चिंता दिखाते हुए पूछता है, भैया, आप बाहर क्या करने गए थे? मैं सीधे जवाब देता हूँ, बाहर से खाना लेने गया था। यह सुनकर ट्रान वू का चेहरा थोड़ा अजीब हो जाता है। वह कहता है, यहाँ का खाना इतना नेचुरल और हेल्दी है, फिर भैया बाहर का जंक फूड क्यों मंगवाते हैं? क्या यह आपकी पुरानी आदत है? आपको इसे बदल देना चाहिए। जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, बदलूं क्यों? ये खाना भी तो इसी हवा में सांस लेता है ना, तो फिर तुम भी सांस लेना बंद कर दो। मेरी बात सुनते ही मैडम रुओ तुरंत बोल पड़ती हैं, बेटा, तुम अपने छोटे भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वो तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रहा है, यहाँ पर इसको कोवरा है। जिस पर मैं आराम से पूछता हूँ,
मेरा भला है या नहीं ये मैं तय करूंगा। फिर मैं आगे कहता हूँ, आंटी मैंने सुना है कि जो लोग हर वक्त दूसरों के घर के मामलों में दखल देते रहते हैं असल में उनके अपने घर की परेशानियां ही खत्म नहीं होती। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? यह सुनते ही मैडम रुओ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह दांत पीसते हुए कहती हैं, देखो इस लड़के को बड़ों के पास नहीं पला इसलिए मैनर्स भी नहीं सीखे। लेकिन मॉम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती हैं, मेरा फार्म बहुत अच्छा बच्चा है, उसे बस थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। वैसे मैंने भी सुना है कि आजकल आप किसी नई एक्ट्रेस के साथ काफी क्लोज हो रही हैं। इतनी रात में भी काम की बातें होती रहती है ना, है ना? यह सुनते ही मैडम रुओ का चेहरा सफेद से लाल हो जाता है, जिस पर मैडम यू जल्दी से बीच बचाव करती हैं, ठीक है सब लोग टी पीते हैं। टी मास्टर हमारे लिए एक नई पॉट टी तैयार कर दीजिए। उसी समय ट्रान वू मेरी तरफ देखकर आह भरता है, भैया देखिए हमारी पहचान के हिसाब से तो सिर्फ ऐसी जगह ही हमारे लायक हैं, आगे से बाहर का खाना मत खाया कीजिए। लेकिन मैं उससे बहस करने की भी जरूरत नहीं समझता। यह देखकर ट्रान वू को ऐसा लगता है जैसे उसने मुक्का तो मारा लेकिन सामने रुई रखी हुई थी। फिर वह अचानक इधर उधर नजर घुमाता है और कहता है, वैसे भैया मैंने सुना है कि आप। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता मॉम बीच में बोल पड़ती हैं, वूनी टी पियो बेटा। यह देखकर मैडम रुओ और ज्यादा उत्साहित हो जाती हैं। वूनी तुम क्या कहने वाले थे? जिस पर ट्रान वू घबराकर मॉम की तरफ देखता है और हकलाने लगता है। स्पष्ट था कि वह फिर कोई चाल चलना चाहता था, लेकिन इस बार मैं खुद ही सच सामने रख देता हूँ। असल में कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रान वो चैन फैमिली का असली बेटा नहीं है, वह उसी परिवार का बेटा है जिसने मुझे अडॉप्ट किया था। मेरी बात सुनते ही ट्रान वू का चेहरा डर से बदल जाता है। वहीं तीनों महिलाएं भी शौक में पड़ जाती हैं, जिस पर मैं आगे कहता हूँ, अब समझ आया कि वह ये बात क्यों नहीं बताना चाहता था। कोई बात नहीं छोटे भाई, मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं समझूंगा। आखिर मैं भी तो पहले उसी परिवार में बड़ा हुआ हूँ जहाँ हर दिन सस्ता टेकअवे खाना खाया जाता था। मेरी बात खत्म होते ही पूरा टी रूम शांत हो जाता है। वहीं बिलियन हंसी रोकते रोकते पेट पकड़ने की हालत में पहुंच जाती है। आखिरकार वह अपनी हंसी छिपाने के लिए गॉसिप मोड में चली जाती है और फोन पर लगातार हा 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 भेजने लगती है। उधर त्रान वू की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कांपती आवाज में मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम मैं नहीं। जिस पर मॉम गहरी सांस लेकर धीरे से कहती हैं, मैंने सोचा अब जब बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो फिर कुछ छिपाने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फामनी ने कहा था, त्रानवू हमारे परिवार का रियल बेटा नहीं बल्कि गोद लिया हुआ बेटा था। जिस पर त्रानवू की आंखें एकदम फैल जाती हैं और वह सदमे में अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। माँ ये क्या कह रही हो? जिसके जवाब में मिसेज ट्रान कहती हैं, क्या मैंने कोई झूठ बोला है? यह सुनते ही ट्रान वो अचानक खड़ा हो जाता है, दरवाजा खोलता है और बाहर भाग जाता है। इसके बाद कोई कहता है, सॉरी आज सबको परेशान कर दिया। जिस पर दूसरा मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये तो कमाल की एक्टिंग करता है, इसे एंटरटेनमेंट सर्कल में भेज दो, यकीन मानो सेकंड सिस्टर से भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। और इसका ये ऑरा तो बिल्कुल किसी ड्रामा के मेन कैरेक्टर जैसा लग रहा है। यह सुनकर जियांग फैन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, पार्टी खत्म। इसके बाद मैं ब्यूलियान को हाथ हिलाकर अलविदा कहता हूँ। फिर हमारी कार ट्रान फैमिली के घर की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही मैं कार से उतरता हूँ तभी घर के बाहर खड़ी एक बेहद महंगी लग्जरी कार पर मेरी नजर पड़ती है, जिस पर माँ का चेहरा थोड़ा टेंशन में आ जाता है और वह मेरी तरफ एक नजर डालती हैं। इसके बाद जैसे ही हम विला के अंदर प्रवेश करते हैं तभी एक मेड आकर कहती है, मिसेज ट्रान मिस लियो आ चुकी हैं और उनके साथ यंग मास्टर ट्रान वो भी आए हैं। यह सुनते ही मिसेज ट्रान का चेहरा काला पड़ जाता है। फिर वह मुझे साथ लेकर सीधे लिविंग रूम की तरफ बढ़ती हैं। तभी अंदर से लियो रुयान की आवाज सुनाई देती है, ब्रोदर आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए जरूर इंसाफ मांगूंगी। इसके बाद लियो रुयान मिसेज ट्रान को देखकर कहती है, मिस लियो आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? जिस पर मिसेज ट्रान विनम्रता से कहती हैं, माफ कीजिए मैं अभी बाहर से लौटी हूँ इसलिए आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाई, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। जिसके जवाब में लियो रुयान कहती है, कोई बात नहीं, दरअसल मैंने सुना कि ट्रानवू को घर से निकाल दिया गया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि आपने मेरे मंगेतर को घर से क्यों निकाल दिया। यह सुनकर मिसेस ट्रान कहती हैं, शायद मिस लियो को पूरी बात नहीं पता। हाल ही में हमें पता चला है कि ट्रानवू हमारा जैविक बेटा नहीं है और घर में उसकी उम्र की कई बेटियां भी हैं। ऐसे में उसका यहाँ रहना अब सही नहीं लगता। जैसे ही मिसेस ट्रान अपनी बात खत्म करती हैं, ट्रान वो अपनी मुट्ठियां कस लेता है और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह देखकर लियो रुयान नाराज होकर कहती है, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। ट्रान वो बचपन से इसी घर में बड़ा हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबने उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही ट्रीट किया होगा। अब अचानक उसे बाहर निकाल देना क्या सिर्फ इसलिए है कि किसी और के लिए जगह बनाई जा सके? जिस पर मिसेस ट्रान शांत स्वर में कहती हैं, अगर ऐसा है भी तो क्या हुआ? यह सुनकर लियो रुयान सीधे मेरी तरफ देखती है और कहती है, मिस्टर ट्रान मैं पहले ही साफ कर देती हूँ, इस तरह का आदमी मेरी नजर में जरा भी जगह नहीं रखता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिना मेरी मर्जी के शादी का पार्टनर नहीं बदलेंगे, क्योंकि मैं किसी खास इंसान के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। यह सुनते ही मैं उत्साहित होकर चिल्ला पड़ता हूँ, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रही हो? जिस पर लियो रुयान तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल। यह सुनकर मैं मन ही मन सोचता हूँ, वाह क्या कमाल की औरत है, इसने मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत कर ली। मैं
सच में गुस्सा हो गया हूँ। इसके बाद मैं ट्रे से पानी का गिलास उठाता हूँ और सीधे लियू रुयान के पास पहुंच जाता हूँ। फिर मैं हाथ घुमाकर पूरा गिलास उसके ऊपर उड़ेल देता हूँ, जिससे वह सिर से पैर तक भीग जाती है। और उसके तुरंत बाद मैं ट्रान वू के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ देता हूँ। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, जिस पर मैं लियू रुयान के कान के पास झुककर धीरे से कहता हूँ, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मुझे भी तुम्हारे जैसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम सोचती हो कि तुम मुझसे शादी कर सकती हो? सपने देखना बंद करो, तुम तो सिर्फ उस ग्रीन टी बॉय के साथ ही अच्छी लगती हो। इसके बाद मैं नौकरों की तरफ देखकर कहता हूँ, मिस लियू के कपड़े गंदे हो गए हैं, इन्हें बाहर तक छोड़ाओ, वरना ये यहीं खड़ी रहीं तो पूरा लिविंग रूम गंदा हो जाएगा। इसलिए जल्दी से अपने ट्रू लव का हाथ पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। सब बड़े हो चुके हो, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखो। और हाँ, खुद जाकर अपने माता पिता से कहो कि मेरे साथ हुई ये एंगेजमेंट खत्म कर दें। इतना कहने के बाद मैं सीधे दूसरी मंजिल पर चला जाता हूँ और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। फिर जब मैं रात के खाने के लिए नीचे आता हूँ, तब तक उन दोनों का कहीं कोई निशान नहीं होता। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही पिताजी कहते हैं, शाओफैन, आज तुमने हद से ज्यादा बदतमीजी कर दी। 2 दिन बाद मैं तुम्हें लियू फैमिली के घर लेकर जाऊंगा और माफी मंगवाऊंगा। जिस पर मैं आराम से पूछता हूँ, पिताजी, क्या हमारी फैमिली सिर्फ लियू फैमिली की मदद से ही टिकी हुई है? मैं अभी अभी घर लौटा हूँ, इसलिए शायद मुझे पूरी सिचुएशन नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, हमारी फैमिली के पास प्रोडक्ट्स हैं और लियू फैमिली के पास बिजनेस चैनल्स हैं। दोनों फैमिलीज का को ऑपरेशन वैसे भी दोनों के लिए फायदेमंद है। तो अगर मैं लियू फैमिली में शादी कर भी लूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक ऐसी पत्नी जो मुझसे प्यार तक नहीं करती और जो शायद मेरे छोटे भाई के साथ अफेयर भी कर सकती है। बेशक हमारे जैसे परिवारों में प्यार को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर ट्रान वू को ही एंगेजमेंट जारी रखने दीजिए। या फिर क्या आपको खुद यकीन नहीं कि उसके जरिए ट्रान फैमिली को कोई फायदा मिलेगा? और शायद लियू फैमिली को भी भरोसा नहीं कि ट्रान वू के साथ शादी करके ये पार्टनरशिप और मजबूत हो पाएगी। मेरी बातें सुनकर पिताजी साफ तौर पर हैरान रह जाते हैं, जिस पर मैं आगे कहता हूँ, क्यों ना हम इस मौके का इस्तेमाल करके लियू फैमिली को टेस्ट करें। अगर वे कोऑपरेशन जारी रखना चाहते हैं तो वे खुद हमारे पास आएंगे, और अगर उन्हें अभी भी इस पार्टनरशिप की जरूरत है तो वे इतनी आसानी से एंगेजमेंट खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर वे एंगेजमेंट तोड़ देते हैं तो इसका मतलब होगा कि उनके अंदर कोऑपरेशन जारी रखने की इच्छा पहले से कम हो चुकी है। उस स्थिति में हम किसी दूसरे पार्टनर की तलाश कर सकते हैं। यह सुनकर पिताजी अपनी उंगलियां आपस में फंसाकर ठुड्डी के नीचे रखते हैं और कुछ देर सोचने लगते हैं। फिर आखिरकार वे मेरी बात से सहमत हो जाते हैं, जिस पर मैं मन ही मन उनका मजाक उड़ाता हूँ, क्योंकि सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं अभी क्या क्या बोल गया था। फिर अगली सुबह नाश्ते के समय जैसे ही ट्रांजिंग मुझे देखती है, वह जल्दी से मेरे पास आ जाती है और धीमी आवाज में पूछती है, सुना है कल तुमने लियू रुयान की अच्छी खासी बेइज्जती कर दी? जिस पर मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ, इतना भी नहीं, मैंने तो बस उसके ऊपर एक गिलास पानी फेंका था। यह सुनकर ट्रांजिंग हंस पड़ती है और कहती है, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही, आखिर तुम मेरी ही ब्रदर हो। असल में पहले से ही उसे लियू रुयान जैसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी ऊपर दूसरी मंजिल से ट्रान हुआंग नीचे उतरती है और पूछती है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? जिस पर ट्रांजिंग हंसते हुए कहती है, कुछ खास नहीं, बस कल लियू रुयान खुद घर तक आ गई थी और कह रही थी कि वह हमारे छोटे भाई से शादी करना चाहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनते ही ट्रान हुआंग जल्दी से पूछती है, तो क्या कल शाओवू भी वहां था? जिसके जवाब में ट्रांजिंग सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल था, लियू रुयान उसी के लिए गुस्सा निकालने आई थी। फिर वह मजाकिया अंदाज में कहती है, सच में उन दोनों को देखकर तो बड़ा मजा आता है। एक आंसुओं से भरी आंखों के साथ सिस्टर लियू पुकारता रहता है और दूसरी एक हैंडसम बॉय के लिए आगबूला हो जाती है। लगता है दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते। इसके बाद वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे छोटे भाई के दिल में अपनी क्वीन सिस्टर के लिए हमेशा एक खास जगह रहेगी। यह सुनते ही ट्रान हुआंग का चेहरा गुस्से से भर जाता है। असल में वह घर के सभी लोगों से बहस करके बाहर जाकर ट्रान वू से मिलने वाली थी, लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। मिसेस ट्रान उसे सीधे हाउस अरेस्ट कर देती हैं और साफ कह देती हैं कि अगर उसने घर से बाहर कदम रखा तो उसके सारे पद और अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसके बाद नाश्ता खत्म होने पर माँ मेरी तरफ देखकर कहती हैं, 3 दिन बाद फैमिली रिकॉग्निशन सेरेमनी रखी गई है, थोड़ी देर में डिजाइनर घर आएगा और तुम्हारे लिए फॉर्मल ड्रेस लेकर आएगा। तभी मेरा फोन बज उठता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सॉन्ग जिए की हंसती हुई आवाज सुनाई देती है, हाँ 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 शाओफैन, तू कहाँ गायब हो गया? मैं कैंटीन में तुझे ढूंढने गया था, लेकिन तू कहीं दिखाई ही नहीं दिया। इसके बाद वह अचानक अपनी आवाज धीमी करता है और फिर जोर से चिल्लाता है, सुन, मैं तुझे एक बात बताने वाला हूँ, लेकिन ज्यादा शौक मत हो जाना। तेरा ये भाई अब ऑफिशियली अमीर आदमी बन चुका है। जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ, मुझे भरोसा नहीं होगा जब तक तू मुझे 50,000 युआन भेजकर अपनी ताकत साबित नहीं करता। अगले ही पल मेरा फोन नोटिफिकेशन से भर जाता है, जिस पर मैं हैरानी से देखता हूँ कि उसने सच में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। यह देखकर सॉन्ग जे उत्साहित होकर कहता है, अब जल्दी बता, आखिर तू अचानक रिच गाय कैसे बन गया? इसके बाद मैं धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ जो कुछ हुआ था वह सब उसे बताने लगता हूँ। मेरी बात सुनकर वह हैरान होकर कहता है, यार तेरी किस्मत भी कमाल है,
ऊपर से वो फेक यंग मास्टर भी निकल आया, जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं बस टेम्परेरी अमीर बना हूँ, कौन जाने कब ये सपना खत्म हो जाए। यह सुनकर सॉन्ग जिए तुरंत बोल पड़ता है, ऐसा मत बोल, अगर मैं तेरी जगह होता तो उस फेक यंग मास्टर को उसी समय घर से बाहर फेंक देता। जिस पर मैं जवाब देता हूँ, उसे पहले ही घर से निकाला जा चुका है। यह सुनकर सॉन्ग जे कुछ सेकंड के लिए चुप रह जाता है, फिर वह गहरी सांस लेकर कहता है, वो इतना कमजोर निकला, लेकिन मुझे लग रहा है कि फैमिली रिकॉग्निशन पार्टी वाले दिन वह जरूर कोई ड्रामा करेगा। हो सकता है वह जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाए और इल्जाम तेरे ऊपर लगा दे, या फिर तुझे पूल में धक्का देने का आरोप लगा दे, और शायद तेरे जैसी ही ड्रेस पहनकर आए, फिर लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करे कि वह तुझसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। यह सुनकर मैं बड़बड़ाता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो आज ही अपनी ड्रेस फाइनल की है। लेकिन सॉन्ग जे उत्साहित होकर मेज पर हाथ मारता है और कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ कि वह बिल्कुल वही ड्रेस पहनकर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो तू मुझे पेंगुइन प्लेटफॉर्म का वीआईपी अकाउंट दिलाएगा। जिस पर मेरी भी दिलचस्पी बढ़ जाती है, और इसी तरह बातें करते करते 3 दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते फैमिली रिकॉग्निशन बैंक्वेट का दिन आ जाता है। उस सुबह ट्रान जिंग अचानक हीरोइन मोड में आ जाती है और कहती है, आज मेरे छोटे भाई को किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, जब तक हम बहनें यहाँ हैं कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। जिस पर मैं बिल्कुल शांत चेहरे के साथ कहता हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन मन ही मन में सोचता हूँ कि आमतौर पर ऐसे ड्रामा स्क्रिप्ट्स में जब कोई मुसीबत आती है तब पेरेंट्स और सिस्टर्स हमेशा आखिरी मोमेंट में पहुंचते हैं, इसलिए अगर आज कुछ हुआ भी तो शायद ये दोनों बहनें मेरे पास मौजूद नहीं होंगी। इसके बाद मैं वह स्टाइलिश सूट पहन लेता हूँ, फिर पूरा परिवार ट्रैन फैमिली की पुरानी मैंशन की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे ही मैं हॉल में प्रवेश करता हूँ, मेरी नजर सीधे दूसरी मंजिल पर चली जाती है। मुख्य दरवाजे के ठीक सामने बालकनी पर 2 बुजुर्ग खड़े दिखाई देते हैं, जिस पर त्रांजिंग तुरंत मेरा परिचय कराती है। शाओफान, वो तुम्हारे दादा दादी हैं, डरो मत, चलो ऊपर चलकर उन्हें हेलो बोलते हैं, उन्होंने तुम्हारे बारे में सब सुन रखा है और काफी समय से तुमसे मिलना चाहते थे। यह सुनकर मैं सिर हिलाता हूँ। उधर जो मेहमान पहले से पहुंचे हुए थे वे आज के मेन कैरेक्टर को देखकर लगातार मेरी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक मेन डोर दोबारा खुलता है, जिस पर वहां मौजूद सभी लोग रिफ्लेक्स में उस तरफ देखने लगते हैं, और अगले ही पल सब देखते हैं कि ट्रान हुआंग ट्रान वू का हाथ पकड़े हुए बड़ी शान से अंदर प्रवेश कर रही है। यह देखकर मैं तुरंत अपना हाथ माथे पर रख लेता हूँ। धत्त तेरे की, इतना ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। उधर पिताजी का चेहरा भी तुरंत काला पड़ जाता है, और ट्रान फैमिली के बाकी सदस्य भी साफ तौर पर नाराज दिखाई देते हैं, क्योंकि ट्रान वू ने बिल्कुल वैसी ही ड्रेस पहनी हुई थी जैसी मैंने पहनी थी। लेकिन मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैं बिना कुछ कहे आगे बढ़ता रहता हूँ। उधर ट्रान वू असल में मेरे गुस्सा होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि मैंने बस एक नजर उस पर डाली और फिर मुंह फेर लिया तो उसका चेहरा बदल जाता है, जिस पर वह जल्दी जल्दी मेरे पीछे आता है और जोर से आवाज लगाता है, भैया। उसकी आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सभी लोगों का ध्यान एक बार फिर हमारी तरफ आ जाता है, जिस पर मैं बेबस होकर एक लंबी सांस छोड़ता हूँ और उसकी तरफ मुड़ जाता हूँ। फिर शांत स्वर में कहता हूँ, हेलो अडॉप्टेड सन, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, हम दोनों के बीच खून का कोई रिश्ता नहीं है, इस घर का रियल बेटा मैं हूँ। यह सुनते ही ट्रान वू का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, जिस पर ट्रान हुआंग तुरंत उसके सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। फिर वह गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानती, मेरे लिए वूनी ही मेरा असली छोटा भाई है। जिसके जवाब में मैं बिना किसी भाव के बेहद शांत आवाज में बोलता हूँ। तब तक दूसरी मंजिल पर खड़े ट्रान वीमिन नीचे हो रही हर छोटी बड़ी चीज को साफ साफ देख रहे थे, जिस पर उनके चेहरे की तीखी और सख्त भावनाएं भी धीरे धीरे नरम पड़ने लगती हैं। फिर वह अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, मुझे लगता है कि यह नया मिला हुआ पोता काफी अच्छा है। जिस पर दादी भी अपनी भौहें ढीली करते हुए सिर हिलाती हैं और कहती हैं, सच में ये काफी अच्छा लगता है, इसका नाम शायद श्याओ फैन है ना, थोड़ी देर में मुझे अपनी वह घड़ी इसे गिफ्ट करनी चाहिए। इसी दौरान जब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, मैं सीधे दूसरी मंजिल पर पहुंच जाता हूं, जिस पर ट्रान तिन बड़े उत्साह से दोनों का अभिवादन करती है। दादाजी, दादी जी, बहुत समय हो गया आप दोनों से मिले हुए। इसके बाद वह बड़े प्यार से अपने नए छोटे भाई का परिचय करवाती है। दादाजी, दादी जी, यह हमारे घर का नया यंग मास्टर जियांग फैन है, जिसे हम हाल ही में वापस लेकर आए हैं। जिस पर मैं भी आगे बढ़कर नमस्ते करता हूँ। दादी संतुष्ट मुस्कान के साथ मेरे पास आती हैं और मेरा हाथ पकड़कर कहती हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, यह बच्चा तो हमारे बेटे और बहू की सारी खूबियों का परफेक्ट मेल लगता है, देखो तो कितना हैंडसम लड़का है। जिसके जवाब में मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, धन्यवाद दादी जी, लेकिन आपकी पर्सनालिटी तो और भी कमाल की है। यह छिपाओ ड्रेस आप पर बेहद शानदार लग रही है। आपकी उम्र की बहुत सी महिलाएं या तो ऐसा ग्रेस नहीं दिखा पाती या फिर इतनी अच्छी फिगर मेंटेन नहीं कर पाती। दादी जी, आप अपनी फिटनेस आखिर कैसे बनाए रखती हैं? यह सुनकर दादी बेहद खुश हो जाती हैं। आखिर काफी समय से किसी परिवार वाले ने उनकी इतनी तारीफ नहीं की थी। जिस पर वह हंसते हुए कहती हैं, तुम्हारा मुंह कितना मीठा है। मैं तो कुछ खास नहीं करती, बस हल्का खाना खाती हूँ, जल्दी सोती हूँ, जल्दी उठती हूँ और अक्सर इस पुराने घर के आसपास टहलती रहती हूँ। जिस पर मैं समझदारी भरा भाव बनाते हुए कहता हूँ, तो मतलब सेल्फ डिसिप्लिन और रेगुलर एक्सरसाइज ही सबसे अच्छा ब्यूटी
ब्यूटी सीक्रेट है। यह देखकर दादाजी को थोड़ा बुरा लगने लगता है कि सारी तारीफें दादी बटोर रही हैं, जिस पर वह जानबूझकर कुछ बार खांसते हैं ताकि सबका ध्यान उनकी तरफ आए। मैं तुरंत उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, वाह दादाजी, आपकी प्रेजेंस तो सच में बहुत दमदार है। आज की पूरी पार्टी में किसी का भी ऑरा आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा। सच कहूं तो मैं अभी तक आपसे बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया था, लेकिन मैं आपका पोता हूं, तो क्या मुझे थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकती है? क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे? जिस पर दादाजी जल्दी से जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी यह गर्मजोशी भरा माहौल अचानक एक आवाज से टूट जाता है। दादाजी, दादी जी, काफी समय हो गया आप दोनों से मिले हुए, हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। यह सुनते ही सभी लोग नाराज नजरों से ट्रान हुआंग और ट्रान वू की तरफ देखने लगते हैं। ट्रान वू सबकी ठंडी निगाहें सहते हुए जल्दी से हेल्थ टी और कैलीग्राफी मास्टर की कलेक्शन आगे बढ़ा देता है, जबकि ट्रान हुआंग दूसरों की परेशानी में मजा लेते हुए ताना मारती है, क्या बात है, तुम लोगों ने कोई गिफ्ट नहीं लाया? ये नया बेटा एटिकेट नहीं समझता तो ठीक है, लेकिन क्या तुम लोग भी सब कुछ भूल गए हो? यह देखकर ट्रान वू जल्दी से बोल पड़ता है, दीदी, बड़े भाई को ऐसे मत कहिए, वह अभी अभी घर वापस आए हैं, इसलिए शायद उन्हें इन चीजों की जानकारी नहीं है, और वैसे भी हम गिफ्ट लेकर तो आए ही हैं। जिस पर मैं भौं उठाकर तुरंत तंज कसता हूँ, आज मेरी फैमिली रिकॉग्निशन पार्टी है ना, अगर किसी को गिफ्ट देना था तो मुझे देना चाहिए था। तुम लोग दादाजी और दादी जी को गिफ्ट देकर आखिर क्या साबित करना चाहते हो? कहीं ऐसा नहीं कि तुम्हारे मन में कोई और ही इरादा हो? मेरी बात सुनकर माँ भी मेरा साथ देते हुए कहती हैं, श्याओ फैन बिल्कुल सही कह रहा है, बड़ी बेटी, अगली बार बिना सिचुएशन समझे इस तरह चीजें मत दिया करो, मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं सिखाया। दादाजी को ट्रान हुआंग और ट्रान वू का यह ड्रामा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, जिस पर वह सीधे कहते हैं, बस बहुत हुआ, तुम दोनों यहाँ पत्थर की तरह खड़े मत रहो, पार्टी शुरू हो चुकी है और अब समय आ गया है कि सबको पता चले कि आज का असली मेन कैरेक्टर कौन है। इसके बाद दादाजी एक सर्वेंट से माइक्रोफोन लेते हैं और सभी मेहमानों की तरफ देखते हुए कहते हैं, महिलाओं और सज्जनों, आज यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज मैं सिर्फ एक बात सबको बताना चाहता हूँ, हमारे ट्रान फैमिली का असली पोता जियांग फैन आखिरकार घर वापस आ चुका है। यह घोषणा सुनते ही नीचे मौजूद सभी मेहमान हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद दादाजी माइक्रोफोन मुझे थमा देते हैं ताकि मैं भी कुछ शब्द कह सकूं। मैं आराम से माइक्रोफोन लेता हूं, हल्का सा गला साफ करता हूं और बोलना शुरू करता हूं। सभी को नमस्कार, आज रात इस फैमिली रियूनियन पार्टी में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने और हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी आज की शाम को खुलकर एंजॉय करेंगे और अच्छा समय बिताएंगे। मेरी बात खत्म होते ही तुरंत जोरदार तालियां गूंजने लगती हैं, जिस पर बैकग्राउंड में मधुर म्यूजिक भी बजना शुरू हो जाता है। पहले जो भीड़ शांत खड़ी थी, अब वह धीरे धीरे इधर उधर घूमकर बातचीत करने लगती है। कुछ लोग वाइन के गिलास उठाते हैं तो कुछ स्नैक्स और डेजर्ट्स का स्वाद लेने लगते हैं, लेकिन ट्रानवू की हालत इस समय किसी ऐसे जोकर जैसी हो जाती है जिसे कोई पूछ भी नहीं रहा होता। वह दूसरी मंजिल के एक कोने में अकेला खड़ा रह जाता है और समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिस पर माँ की नजर उस पर पड़ती है और वह मन ही मन उससे पुराने हिसाब चुकाने की तैयारी करने लगती है। वुनी, ये क्या है? तुमने बिल्कुल अपने बड़े भाई जैसी ही पैंट क्यों पहन रखी है? जिस पर ट्रानवू मासूम और दुखी सा चेहरा बनाकर कहता है, माँ, मैंने तो बस अपनी पसंद की एक पैंट चुन ली थी, मुझे कैसे पता होता कि बड़े भाई भी यही वाली चुन लेंगे? अच्छा, ऐसा है, मुझे तो इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। यह सुनते ही ट्रान हुआंग को महसूस होता है कि मामला बिगड़ रहा है, जिस पर वह तुरंत आगे बढ़कर उसका पक्ष लेने लगती है। माँ, असल में सब लोग वोनी के प्रति बहुत लापरवाह रहे हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर हमारे फैमिली डिजाइनर को बुलाया था ताकि वह उसके लिए कपड़े तैयार कर सके। जिस पर माँ का चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वह कहती हैं, लगता है तुमने मेरी बातों को कभी दिल से सुना ही नहीं। यह कहकर वह सीधे नीचे चली जाती हैं। मैं देखता हूँ कि इन लोगों को यहाँ कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं भी उन्हें हवा की तरह इग्नोर कर देता हूँ और उनके पास से निकलकर आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे जाने वाला होता हूँ, अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस पर मुझे तुरंत एहसास होता है कि किसी ने मौका देखकर मेरा पैर अड़ा दिया है। मैं अपने शरीर की गति के साथ आगे की तरफ गिरने लगता हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरा हाथ मजबूती से सीढ़ियों की रेलिंग्स को पकड़ लेता है। फिर मैं अपनी बाहों में ताकत लगाकर खुद को संभाल लेता हूँ और सीधा रेलिंग के ऊपर बैठ जाता हूँ। इसके बाद मैं उसी रेलिंग्स का सहारा लेकर दूसरी मंजिल से पहली मंजिल तक फिसलता हुआ नीचे पहुंच जाता हूँ। यह नजारा देखकर ट्रानवू पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वह कुछ पल तक बिल्कुल जड़ होकर खड़ा रह जाता है। जब नीचे से लोगों की चीखें, तालियां और उत्साहित आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तब जाकर उसकी चेतना वापस लौटती है, जिस पर वह इतना गुस्सा हो जाता है कि उसके दांत तक भींच जाते हैं। दूसरी तरफ जब ट्रान फैमिली के लोगों को दिखता है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, तब जाकर सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन दादी की आवाज अब बेहद ठंडी हो चुकी होती है। वह ट्रानवू को घूरते हुए कहती हैं, ट्रानवू, इस घर में तुमने काफी समय बिताया है और चूंकि श्याओ फैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। लेकिन अभी
दादाजी, इसी वक्त तुम इस घर से निकल जाओ। यह सुनकर ट्रान वू की आंखों में आंसू भर आते हैं। दादी, आप मुझे क्यों निकाल रही हैं? जिस पर दादी बिना किसी भाव के जवाब देती हैं, क्योंकि मैंने साफ साफ देखा है कि तुमने जानबूझकर शाओ फैन को पैर अड़ाकर गिराने की कोशिश की थी। बस यही वजह काफी है। यह सुनते ही ट्रान वू की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दादाजी, दादी जी, आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे तो बस लगा था कि बड़े भाई के जूते शायद ठीक से फिट नहीं है, शायद चलते समय उनका पैर फिसल गया होगा। लेकिन उसकी यह सफाई सुनकर भी दादा दादी के दिल में उसके लिए बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। दादाजी की भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं और उनके चेहरे पर गहरी नाराजगी दिखाई देने लगती है। फिर वह सख्त आवाज में कहते हैं, तुम खुद जाओगे या नहीं? अगर 1 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। यह सुनते ही ट्रान हुआंग फिर से उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। दादाजी, आप वूनी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? साफ दिख रहा है कि वह नया आया लड़का खुद ठीक से खड़ा नहीं रह पाया और इसी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। अगर वह सच में गिर जाता तो शर्मिंदगी हमारी फैमिली की होती। इसके बाद वह आगे कहती है, लेकिन वूनी ऐसा इंसान नहीं है। बचपन से ही उसे बेहतरीन परवरिश मिली है। वह हमारे परिवार का सबसे आउटस्टैंडिंग यंग मास्टर रहा है। इतना ही नहीं, वह हमेशा बड़ों का सम्मान करता है और आज भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आया है। आप उसे इतनी बेरहमी से घर से नहीं निकाल सकते। लेकिन इस बार दादाजी उनकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं होते, जिस पर वह सीधे अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ हाथ हिलाते हैं। इन दोनों को अलग अलग करके तुरंत गेस्ट रूम में ले जाओ। फिर वह सख्त आवाज में आगे कहते हैं, जब तक यह पार्टी खत्म नहीं होती इन्हें वहां से बाहर नहीं निकलने देना, एक कदम भी नहीं। जिस पर कई सुरक्षाकर्मी तुरंत आगे बढ़ते हैं और दोनों को अलग अलग पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। और इसी के साथ यह पूरा मामला फिलहाल यहीं खत्म हो जाता है।